अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 1 साल हो गया पीटीआई हुकूमत को इस मुल्क में रूल करते हुए, और ज़ाहिर है कि इंतहाई सख्त और पेचीदा हालात में इस हुकूमत को जो है इक़्तिदार मिला था। इंतहाई कह लें कि विरसे में एक ऐसी मईशत मिली थी जो बिल्कुल तबाही के दहाने पर थी, कर्जों में जकड़ी हुई मईशत थी। लेकिन तब से अब तक का सफर कैसे रहा? जैसे कि ये तमाम हुकूमत इस वक्त का कहना है कि कर्जों में जकड़ी हुई मईशत जो है वो हमें मिली थी, विरसे में ये सारी चीजें मिली थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 365 दिनों में पीटीआई के इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, इस हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी जो है वो क्या रही। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर मुआशी तज्जियाकार जनाब साकिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्राइम मिनिस्टर की उस जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर भी रहे हैं। शिरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले बिल्कुल इब्तिदा से जरा शुरू करते हैं। पिछले 1 साल पहले से जब पीटीआई गवर्नमेंट बनी थी इंतखाबात के बाद, तो इब्तिदाई तौर पर हुकूमत को किन सख्त इक्तिसादी और मुआशी चैलेंजेस का सामना था? नंबर 1। नंबर 2, असद उमर साहब जो कि उस वक्त वजीर खजाना थे और डिक्लेयर्ड इंतखाबात से पहले, क्योंकि जब ये एक रुझान पैटर्न सामने आ गया कि पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाएगी, तभी से वो वाइड शख्सियत थे जो डिक्लेयर्ड वजीर खजाना थे। तो इससे पहले असद उमर साहब जब स्टैंडिंग कमेटीज में हुआ करते थे बतौर अपोजिशन मेंबर, क्या पीटीआई को नहीं पता था कि मुल्क के मुआशी हालात कितने संगीन है? इसका पता हुकूमत में आने के बाद चला, और तैयारी कितनी थी पीटीआई हुकूमत की इतने तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की? शिरानी साहब जी, शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि हम अगर देखें जुलाई अगस्त 2018 में क्या हालात थे, तो बेसिकली 2017-18 का जो बैरूनी माली खसारा था, ये एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो 20 अरब डॉलर था। और इसमें जो अदायगियाँ कर्जाजात की करनी थी पाकिस्तान में, वो अगर शामिल कर लें तो कुल हमारी जो रिक्वायरमेंट थी डॉलर्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, वो जो है इस साल जो है तकरीबन 27 से 28-29 अरब डॉलर थी। तो जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा गैप जो है वो ना ट्रेड अकाउंट के हिसाब से, ना करंट अकाउंट डेफिसिट के हिसाब से, ना ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना बड़ा खसारा जो है पाकिस्तान ने सामना किया था। तो अंदरूनी खसारा जो होता है वो फिर भी मैनेज हो जाता है, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, हालांकि वो एक बीमारी की अक्कासी करता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके अपने नताइज होते हैं। मगर जो बैरूनी खसारा होता है वो तो डॉलर्स में आपने पूरा करना होता है, आपने रुपए तो छाप नहीं सकते हैं उसको पे करने के लिए। तो ये बहुत ही पेचीदा और संजीदा एक बहरान की कैफियत थी जो हुकूमत ने की। तो बेसिकली ये हालात है। इसकी वजह से जाहिर बात है फिर, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर जो है स्टेट बैंक के, वो रुपए को डिफेंड करते करते जो है वो ख़त्म हो रहे थे, नए इन्फ्लोज आ नहीं रहे थे। इसकी वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस जो है इवेपोरेट हो रहा था, रुपए की कदर जो है वो दिन पर दिन गिर रही थी, और स्टॉक इसका जो है 81 स्टॉक एक्सचेंज में भी हो रही है। लेकिन ऐसी सूरत में मेरा जो बुनियादी सवाल था कि क्या ऑपोजिशन मेंबर के तौर पर, या इस वक्त भी जो हुकूमत है और इस वक्त जो ऑपोजिशन है, इस वक्त जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को इस वक्त नहीं पता होगा? आज की अगर मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पे कितना कर्जा है, पाकिस्तान के सियासी और मौशी हालात क्या हैं, इक्तिसादी हालात क्या हैं, तो अगर इस वक्त नहीं पता तो कह सकते हैं कि उस वक्त भी नहीं पता होगा, और अगर उस वक्त पता था तो फिर सूरत हाल इतनी ज्यादा ब्लीक पिक्चर क्यों हमें इंतखाबात के बाद, हुकूमत बनने के बाद दिखाई गई? इसके 2 या 3 पहलू हैं इमरान। पहली बात है, ये शुरू का जो आपने पहला जो सवाल किया कि पार्लियामेंट को या स्टैंडिंग कमेटीज के जो मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, उनको कितना मालूम है इकोनॉमी के बारे में। तो असद उमर साहब की अलग मैं करूंगा, बिकॉज वो आम मेंबर नहीं है, वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड और
एक अच्छे इंटेलिजेंट कॉम्पिटेंट मेंबर थे स्टैंडिंग कमेटीज के, मगर आम जो पार्लियामेंट का मेंबर है, अफसोस से कहना पड़ता है, इनको कुछ आइडिया नहीं है इकोनॉमी में क्या हो रहा है और क्या संगीन जो है किस डायरेक्शन में लेकिन इकोनॉमी जा रही है। असद उमर साहब की तो आप ही बात कर रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि इलेक्शन से पहले, हुकूमत में आने से पहले क्या उनको पता नहीं था कि ये हालात होंगे इकोनॉमी के? ये देखिए, ये मेरे लिए भी एक थोड़ा सा ये है, इसका बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनको अंदाजा नहीं था, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था कि ये कितने संगीन हालात हैं और उन्होंने वो तैयारी नहीं की। उन्होंने, या मैं उनको एक्चुअली उनके ऊपर सारा मलबा नहीं डालूंगा, मतलब हुकूमत की ही बेसिकली पीटीआई की ही कसूरवार है एज अ पार्टी कि उन्होंने वो तैयारी नहीं की जो तैयारी करनी चाहिए थी। दूसरा जो पहलू है आपका क्वेश्चन का, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अगर तैयारी भी करते तो हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होते पहले साल। ये बहुत मेरा ख्याल है एक कंफ्यूजन है पाकिस्तान में जो फैलाई भी गई है कुछ पीएमएलएन की तरफ से, खास तौर पे डिफ्लेक्ट करने के लिए क्रिटिसिज्म उनकी अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट से। बात ये है, आपको समझने की जरूरत है कि क्राइसिस पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान का वाहिद क्राइसिस है जो एक बैनुल अक़वामी क्राइसिस की लेवल का है, सतह का है। अर्जेंटीना, रशिया, ब्राजील, मेक्सिको, ईस्ट एशियन क्राइसिस से इसका मुवाजना आप कर सकते हैं। पहली क्राइसिस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो जितनी भी तैयारी होती, एक साल के बाद हालात इसी ट्रेजेक्ट्री पे, इसी पाथ पे हर दुनिया की क्राइसिस में मूव करते हैं। कॉन्फिडेंस इवेपोरेट होता है, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी खत्म होती है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, करेंसी नीचे जाती है, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। तो अगर ये आप ये देखना चाह रहे हैं कि कोई और मैनेजर होता है इसका तो वो मुख्तलिफ कोई चीज कर सकता, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं। एक साल के बाद यही हालात होते। सिर्फ डिफरेंस ये है कि बेहतर मैनेजमेंट से हम इन्वेस्टर्स को और मार्केट्स को एक बेहतर डायरेक्शन दे सकते जो अभी तक फुकतान है इस यानी कहीं ना कहीं जो है वो मिसमैनेज हुई चीजें, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट, या आप समझ लें कि मिसहैंडल हुए मामलात। आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ में जाएं या ना जाएं, इस एक चीज को लेके इस मुल्क में जितना हमने देखा कि कंफ्यूजन रही, वो कितनी महंगी पड़ी पाकिस्तानी मईशत को। और लेटर ऑन जब आप बिल्कुल आईएमएफ के साथ फाइनल राउंड करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपका न सिर्फ वजीर खजाना जो है वो तब्दील हो जाता है, बल्कि चेयरमैन एफबीआर भी आपका तब्दील हो जाता है, गवर्नर स्टेट बैंक भी आपका तब्दील हो जाता है, सेक्रेटरी फाइनेंस भी आपका तब्दील हो जाता है, जितने तमाम तर हुकूमत के मामलात को देखना है वहां पे आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। तो ये इस पे क्या एक मैसेज, हम क्या मैसेज लें? ऐसा क्या हुआ कि जनाब आईएमएफ प्रोग्राम में आप जा रहे हो और आपने पूरी की पूरी इकोनॉमिक टीम जो है वो चेंज कर दी, और अगर चेंज कर दी तो पार्टी की अव्वलीन तरजीहात जो थी, जो पार्टी मैनिफेस्टोज थे, क्या वो भी मुतासिर हुए उससे? जी देखिए, इसका पस मंजर ये है कि जो तैयारी की हमने बात की है, मेरा ख्याल है जो सबसे जो पेचीदा नुक्ता था जिसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए थी, वो यही थी कि एक तो समझना कि क्राइसिस कितना संगीन है, पाकिस्तान का जो बहरान है, जो मुआशी बहरान है कितना संगीन है, और उसकी रिक्वायरमेंट आईएमएफ है या नहीं है, मतलब उसके अलावा कुछ हम कर सकेंगे, और जो प्लान बी होगा वो क्या होगा, फॉल बैक प्लान। तो आईएमएफ का जो क्वेश्चन है ये हम दिसंबर जनवरी तक डिबेट करते रहे कि आईएमएफ के पास जाएं या ना जाएं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आईएमएफ, आपको पता है, ये नहीं कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि आईएमएफ जो है वो अमेरिका की उसके कहने पे हमें ऑब्वियसली एक दीवार के साथ लगाना चाह रहा है। वो कम था इशू, ज्यादा इशू टेक्निकल इशू था कि देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम हम सबको पता था, खास तौर पे वजीर आजम को, कि जो जैसे आपने मंशूर की बात की, मंशूर के बिल्कुल बरअक्स जो है बरखिलाफ जाना पड़ता वजीर आजम को, और उन्होंने जो पहले जो बातें की थी आईएमएफ के बारे में, उससे उनको बिल्कुल हटना पड़ता अपने मौकफ से। तो एक तो जो आईएमएफ की अवॉइडेबल हार्डशिप है
वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसको अवॉइड करना चाह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ेंगे उससे बिजनेसेस मुतासर होंगे, कॉन्फिडेंस मुतासर होगा, रुपए की कदर में जो अपफ्रंट जो एक बहुत बड़ी एक उसको गिराव आया उसमें, वो भी अवॉइड करना, बिकॉज वो डायरेक्टली अफराद ज़र में फीड कर रहा था। सही। तो ये सारी चीजें जो है वजीर आजम साहब अवॉइड करना चाह रहे थे और एक प्लान चाह रहे थे कि कोई प्लान है जिसकी वजह से अवॉइड कर सके, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, कोई ऐसा प्लान था, कोई भी सूरत नहीं बन रही थी कि हम IMF को अवॉइड कर सकते और ये 27 से 30 बिलियन डॉलर की जो हमारा कर्जा जात है या बाकी जो अदायगियां हैं इसको पूरा कर सकते IMF के बगैर। ठीक, अच्छा, अब जाहिर के साथ साथ IMF अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट IMF, सिर्फ IMF रिफॉर्म्स के हवाले से अगर बात करें तो वो कितनी सख्त हैं, किस हद तक काबिले अमल है और किस हद तक काबिले कबूल है, क्योंकि जब आप देखते हैं IMF की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आज न्यूज के प्रोग्राम में आके और उनका ये कह रहा था, पैसा बोलता है जो अंजुम इब्राहिम करती हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो रिफॉर्म प्रोसेस इस वक्त है वो वही है जो असद उमर साहब ने जिसका खाका में पेश किया था, उसी के ऊपर तमाम रिफॉर्म्स हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बजट, रवां साल का जो बजट है इस वक्त माली साल 2019-20 का, ये IMF की कंसल्टेशन के साथ पूरा का पूरा बजट बना है और IMF ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठ के इसके ऊपर पूरा काम किया है। तो फिर तरजीहात चेंज हो गई, फिर जाहिर है कि ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे, इकोनॉमी को सही करना था और उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना था जिनसे हम थोड़ा सा दरगुजर करना चाह रहे थे या नहीं जाना चाह रहे थे जिनकी तरफ। बिल्कुल, देखिए ना, ये जो हमने जो अल्टरनेट प्लान बनाया था, जो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमने बनाया था कि अगर IMF ना जाए तो रिफॉर्म्स तो हमने करने हैं। ये सारा जो मलबा है 70 साल का मिसमैनेजमेंट का सिर्फ पिछली हुकूमत का नहीं था, उन्होंने ऑब्वियसली इसको तकवीत दी, ये हमारे डाउनस्लाइड को और हालात खराब करने में उनका काफी बड़ा हाथ है, मगर ये तकरीबन पिछले कोई 3 या 4 दहाई से हमने जो रिफॉर्म्स नहीं किए उसका मलबा इस हुकूमत के ऊपर पिछले 1 साल में आके गिरा है। तो IMF ऑब्वियसली अब ये कह रहा है कि देखें ये सारे अपने रिफॉर्म्स जो है अब पेशेंट हैं जिसको बहुत ही एक ऐसी बीमारी है जिसकी एक ही सूरत है, आप कीमोथेरेपी में जाएं, आप ICU में जाएं और 1 साल गुजारें इसमें, उसके बगैर आप जो है खड़े नहीं हो सके। हमारा सिर्फ जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर IMF के साथ वो ये था कि IMF के अब हमारे हाथ में ना पेस है ना सीक्वेंसिंग है रिफॉर्म्स की। ये तरजीहात सारी IMF, जैसे आपने कहा कि बजट भी उन्होंने बनाया, डे टू डे मैनेजमेंट तो शायद ना कर रही हो मगर वीकली मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट अब IMF के हाथ में है। तो ये हम अवॉइड करना चाह रहे थे। हम कुछ चीजें IMF प्रोग्राम में जो पूरी दुनिया में उनके प्रोग्राम डिजाइन में कुछ खामियां हैं जो हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। सर अभी भी माइक्रो मैनेजमेंट IMF के हाथ में है, अगले 3 साल रहेगी ये स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में, माइक्रो मैनेजमेंट तो उनके हाथ में ही रहेगी। ठीक, अच्छा, अब सूरत हाल जिस तरह से आगे बढ़ी इस हवाले से फिर एक चीज हम जरा थोड़ी सी क्लियर कर दें, क्योंकि जाहिर है जब खान साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है तो हम नहीं घबरा रहे इस वक्त, लेकिन हम उन चीजों को भी एक्सेप्ट करें कि PTI हुकूमत का पहला बजट जो था वो अवाम दोस्त बजट नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट नहीं था, बल्कि वो इस्लाहात की जानिब एक पहला कदम था, ये कह सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, देखिए ना, वो तो लॉजिकली फॉलो कर आपकी पिछली बातों से। बहरान था, हम IMF के पास गए, IMF ने बजट बनाया या बजट पेश किया हमारे, आपने इसलिए इस्लाहात रखनी है, हमने वो एक्सेप्ट की और अब वो अगले 1-2 साल वही इस्लाहात पे हम काम करेंगे। ओके, IMF के साथ जब आपकी बातचीत चल रही थी उस वक्त ये तय पाया कि शरह सूद में इजाफा होगा, आप अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, आप सब्सिडी कल्चर खत्म करेंगे। वंस यू एग्री विद के पॉलिसी रेट को अगर आपने बढ़ाना है तो फिर यहां पर सेंट्रल बैंक का रोल क्या रहता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो बड़ी आजाद और खुद मुख्तार कमेटी कही जाती है, उसकी आजादी और खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई साकिब साहब? नहीं, देखिए ये कॉम्प्रोमाइज तो मेरा ख्याल है नहीं हुई एक लिहाज से। ये आई थिंक सिर्फ डिफरेंस ये है कि जितना IMF ने सजेस्ट किया, देखिए असद उमर साहब की भी एक्चुअली पहले आपने बात की कि वजीर खजाना को और पूरी टीम को क्यों हटाया गया, तो असद साहब इन्हीं कुछ बातों पे पुश बैक कर रहे थे IMF को और वो
प्रोग्राम और नेगोशिएशंस तवील हो रही थी, थोड़ी सी प्रोट्रैक्ट हो रही थी, और IMF और US की इस बात के ऊपर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई, तो उन्होंने फिर खान साहब को मैसेज पहुंचाया, वजीर आजम साहब को, कि ये तो बात आपकी इस टीम के साथ नहीं बनेगी, आपको एक और टीम लेके आनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक टीम थी, जो कोर इकोनॉमिक टीम थी, वो IMF से नेगोशिएशन के जो मामला थे वो तय नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनको हटा के फिर नई टीम लेकर आई जिन्होंने बेहतर तरीके से IMF के साथ डील किया, जिनका मैंडेट यही था कि IMF के साथ जो भी बात हो, क्योंकि असद उमर साहब जो है वो चाह रहे थे एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें फ्रंट लोडेड कंडीशनलिटी कम हो। हाँ। और ये जो तकलीफ है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट नुकता जो भी हम ज़हर बहस है, हाँ। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स का। हाँ। तो असद उमर साहब यही नहीं बिलीव कर रहे थे कि अप फ्रंट जो है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाना चाहिए। हाँ। वो कह रहे थे कि इससे कम से भी हम काम कर, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो फिर मजीद इसको ऊपर लेके जाने की। साकिब साहब, ये सेट जिनका मैंडेट ये था, अभी जो मौजूदा टीम है आपके पास, इसका तो कोई मैंडेट ही नहीं है, कम से कम पॉलिटिकल मैंडेट तो नहीं है कोई। देखिए, बात दुरुस्त है। IMF जब आप IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं और खास तौर पे इतने संगीन बहरान में, तो ये दुनिया भर में अनफॉर्चुनेटली रवायत है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिसीजन मेकिंग सारी आपके हाथ में नहीं रहती है, ना सियासी एक लिहाज से, ना क्योंकि सियासी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि PTI एक साल में उनकी ये कोशिश होती नॉर्मली कि अपने मंशूर के ऊपर काम करते। अब ऑब्वियसली इनके पास कोई माशी पॉलिसी के हवाले से कोई स्पेस नहीं है कि उसके ऊपर काम करें, तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी वाशिंगटन DC में है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाशिंगटन DC में है। ऐसे में जो कॉन्सेप्ट आया मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का, एक छोटी सी हमारी मार्केट है, एक बड़ी पेमेंट होती है, मार्केट जो है ऊपर नीचे हिलजुल के रह जाती है। आप ये बताइएगा कि शरह तबादला में या पॉलिसी रेट, एक्सचेंज रेट के तयन में सेंट्रल बैंक का कितना किरदार रह गया? मार्केट फोर्सेस के ऊपर आप कैसे छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ेंगे तो फिर सेंट्रल बैंक का रोल क्या रहेगा फिर इसमें? देखिए, सेंट्रल बैंक का तो रोल रहेगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक का बहुत ही कलीदी रोल है। आपको पता है इसमें पूरी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। नहीं सर, क्या उतना इफेक्टिव रहेगा? सर, क्या उतना इफेक्टिव रहेगा? पॉलिसी रेट, इसके एक्सचेंज रेट के हवाले से बात कर रहा हूं, क्या उतना इफेक्टिव रहेगा? देखिए, उसमें भी कोई चॉइस नहीं थी ना इमरान। वो ये मसला ये था कि जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $2 अरब से महीने में गिर रहे हैं और 6 बिलियन, और एक्चुअल जो रिजर्व्स है -16 बिलियन डॉलर्स पे हैं। अगर नेट रिजर्व्स देखें आप, लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को निकाल के, तो -16 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स के साथ आप एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं कर सकते हैं। यही लेसन हमने देखा था थाईलैंड में 1997 में, इंडोनेशिया में। उन्होंने $10 अरब एक हफ्ते में उड़ा दिए थे अपने बाट को प्रोटेक्ट करते हुए, और वो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। वो $10 बिलियन ज़ाया हुए, क्योंकि मार्केट जब आपके अगेंस्ट खड़ी होती है, जो इतना बड़ा जब गैप होता है फंडामेंटल एक्सचेंज रेट की वैल्यू में, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की वैल्यू में, और आप जो उसको ओवर वैल्यूड एक्सचेंज को रख रहे हैं, तो वो तो डिफेंड नहीं हो सकता था। तो इसलिए कोई चॉइस नहीं है स्टेट बैंक के पास। लेकिन साकिब साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल यह आता है, क्योंकि IMF के रिलीजन में है कि वो एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लेकर चले, उसको इंपोज कराए। डार साहब ने कैसे 105 के ऊपर 5 साल जो है वो डॉलर को रख लिया, और IMF ने जो है ड्यूरिंग प्रोग्राम उसके ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? देखिए, ये तो अब है एक प्रोग्राम टू प्रोग्राम, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर होता है। डार साहब को ये ना भूलें 16 वेवर्स भी मिले, तो ये तो अभी नामुमकिन सी चीज लग रही है ना कि इस प्रोग्राम में आपको एक वेवर भी मिले आपके ऊपर। और ये तो उल्टा क्वार्टरली, ये तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स के ऊपर आ गया, क्वार्टरली इसका जायजा लिया जाएगा। हाँ, वो ही रिव्यूज थे। अच्छा। मगर ये कि वो उसमें 16 आपको वेवर्स मिले, तो वो प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तलिफ था। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट थी। फिर स्टाफ के भी लेवल पे जो है ना, मिशन चीफ की जो पर्सनालिटी होती है, आउटलुक होता है, उस पर भी थोड़ा सा प्रोग्राम के ऊपर असरअंदाज होता है। ठीक, साकिब शिरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। कि उनका ये कहना है कि जिन हालात में हुकूमत को जो है ये मईशत मिली थी, विरसे में मिली थी, और स्पेशली जो इंटरनेशनल इस वक्त हम क्राइसिस देख रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में,
मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का क्राइसिस उनसे कम नहीं था। इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त साकिब शिरानी साहब मौजूद हैं। साकिब साहब, अब जरा डेट बर्डन के ऊपर आ जाते हैं। एक साल के दौरान जो कर्जा लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, रिकॉर्ड कर्जा लिया गया है। इस वक्त गवर्नमेंट डेट जो एक साल पहले 24 अरब रुपए था, वो 31 अरब रुपए क्रॉस कर गया। एक साल में 31% इजाफा, 24,000 अरब था, वो अब 31,000 अरब हो गया। 31% इजाफा एक साल में हुआ। और एक साल इसमें जो इन टर्म ऑफ नंबर अगर कैलकुलेट करें तो 7,500 अरब रुपए जो है वो मजीद कर्जा लेना पड़ा। नाउ एक तरफ हुकूमत क्लेम करती है कि पिछली हुकूमतों ने 6 अरब का कर्जा जो है वो 20-22 अरब तक या 25 अरब तक ले गए। पिछले एक साल में पीटीआई हुकूमत जो है इसने 750 अरब रुपए कर्जों में इजाफा कर दिया। इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हुआ। ये सारा जो है जो 7,500 के लगभग अरब रुपए का जो इजाफा है, ये नोशनल है काफी हद तक। और ये इमरान, आप ये बहुत जरूरी है, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इसमें एक तो डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है रुपए की कदर में। अगर आप देखें तो जो 2 सालों में जो डिफरेंस है, जून 2018 में रुपए जो था वो 121 पे वैल्यू हुआ था, हमारा जो फॉरेन डेट था। हाँ। और जून 2019 में जिस दिन जून 30 पे वैल्यूएशन हुई है तो 163 रुपीस पे हुई है। ठीक। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो तकरीबन 40%, ये जो 7,500 अरब रुपए का इजाफा है, 40% जो है वो स्ट्रेट जो है वो डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट। यानी कर्जा लिए बगैर सिर्फ करेंसी डिवैल्यू करने से कर्जों का हजम, उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई, वो हजम इतना बढ़ गया, 2,700 अरब रुपए से बढ़ी है सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से। दूसरा जो इम्पैक्ट आया वो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का इम्पैक्ट आया। तो जो आउटस्टैंडिंग डेट है जो लंबी तवील मुद्दत का है, उस पे सिर्फ जो इम्पैक्ट आया पीआईबीज पे अगर आप देख लें तो 500 अरब रुपए की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट कॉस्ट जो है वो इसकी वजह से होगी। तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट बोरो करके पे करेगी। तो 500 अरब ये हो गया। तो ये कुल मिला के तकरीबन 60% सिर्फ ये 2 चीजों की वजह से हुआ है। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि 1,275 अरब रुपए जो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं, वो अपने कैश रिजर्व्स बढ़ा के उन्होंने जो रोल ओवर कर रहे थे डेट को, डोमेस्टिक डेट को, टी बिल्स वगैरह को शॉर्ट टर्म, उसको उन्होंने एक वॉर चेस्ट बना के अब पे ऑफ करना है। अच्छा, तो ये जो है आप देखेंगे अगले 6 महीने में ये जो है इसके एक काफी बड़ा जो अमाउंट है डोमेस्टिक डेट का वो रीपे भी होगा, सिर्फ रोल ओवर नहीं होगा। यानी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कर्जों की मालियत जो पिछले जून 2018 में कर्जे तकरीबन 70% ऑफ जीडीपी थे, वो अब 82.4% ऑफ जीडीपी हो गए। एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही अलार्मिंग। जी देखिए, अलार्मिंग तो बिल्कुल है। इससे ज्यादा अलार्मिंग जो है स्टॉक के बजाय अगर आप बजट के ऊपर फोकस करें कि इसका क्या असर पड़ा है, तो आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर इस बजट में हमने 3,000 अरब रुपए की जो है हजम रखी है सिर्फ कर्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए, सूद की अदायगी के लिए। सही। और ये अगर आप ट्रांसफर टू प्रोविंसेस हटा दें, रिसोर्सेज जो हम ट्रांसफर करते हैं, तो बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचता है उसका 87% है। 87% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में अब जा रहा है। ठीक। ये वो डेट ट्रैप है जिसकी हम साल 2 साल 3 साल से हम बात कर रहे हैं, ये उसकी अक्कासी है। तो सर बुनियादी तौर पे फायदा क्या हुआ पॉलिसी रेट बढ़ाने का और करेंसी डीवैल्यू करने का, क्योंकि ये मेजर डेंट जो है इस वक्त उसी से पड़ा कर्जों के ऊपर, तो बुनियादी फायदा क्या हुआ इन दोनों चीजों से? ये मैं कहता हूँ, देखिए पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स पे तो मैं इतना, मेरा ख्याल है कुछ हमने एक्सेसिव इंक्रीज किया है, मगर जैसे पहले भी हमारी बात हुई
ये जो डिवैल्यूएशन तो हम आम इस्तेलाह यूज कर रहे हैं, प्रॉपर तो ये डिप्रिसिएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिवैल्यू नहीं किया करेंसी को। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि ज़खायर ज़र मुबादला के ख़त्म हो रहे थे और अदायगियां करनी थी, तो उन्होंने रुपए को डिफेंड करने के बजाय मार्केट से हट गए पीछे। तो ये जो है इसका नुकसान तो हुआ, मगर फायदा ये हुआ कि हम दिवालिया से बच गए। सो वो ज़खायर हमने इस्तेमाल किए अपनी इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए और अपनी अदायगियों के लिए, ताकि हम डिफॉल्ट ना करें। अच्छा, अब एक बुनियादी सवाल सर, कि कर्जों पे इस वक्त जो कमीशन, क्योंकि ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल नैरेटिव है जो इस वक्त है कि जनाब पिछली हुकूमतों ने एक कर्जा लिया, फिर उस कर्जे के ऊपर एक कमीशन जो है वो भी बना, वो भी अभी काम कर रहा है। बुनियादी सवाल यह है कि मौजूदा वजीर खजाना क्या इस कमीशन के रूबरू पेश होंगे या उनको होना चाहिए, क्योंकि 2010 से 2013 तक वो पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना रहे। और दूसरी चीज ये कि इस पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड करें पीछे जनरल मुशर्रफ के दौर से, और फिर आज तक के दौर को भी इसमें शामिल कर लें कर्जों के हवाले से, तो शफाफियत कुछ ज्यादा नहीं आ जाएगी? नहीं, होनी तो चाहिए, बिल्कुल उनको पेश होना चाहिए। मेरे नज़दीक सवाल तो ऑब्वियसली पेश होंगे या नहीं होंगे, तो वो तो आप उनको ये सवाल पूछें तो बेहतर है। बट मेरा अपना ख्याल है जनरली इसके बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन बना दिया, क्योंकि लॉजिकली फिर बात यह है कि पिछले एक साल का भी अगर आप जायजा लें तो यही जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन तो हो जाता है कि क्यों हुजम इतना बड़ा कर्जा जात का, मगर ऐसे ही पिछले अदवार में भी एक्सप्लेनेशंस काफ़ी हद तक रही हैं। मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल है, मगर थोड़ा सा ट्रक की बत्ती के पीछे भागने वाली भी बात है। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ासतौर पे इकॉनमी के हवाले से, जो हमने ठीक करने हैं और एड्रेस करने हैं। ये नैब और ये पकड़ धकड़ और ये कमीशन, ये इस पे हम लगा के तो आई थिंक अपना फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये नैब और पकड़ धकड़, करप्शन, इन सारी चीजों की आपकी इकॉनमी क्या कॉस्ट पे कर रही? क्योंकि एक जिसने करप्शन किया आप उसको पकड़ें, उसको लटका दें, लेकिन पिछले एक साल की एक्सरसाइज में हमने हासिल किया नंबर 1, नंबर 2 के ये जब आप बात करते हैं सैंक्टिटी ऑफ एग्रीमेंट की या सैंक्टिटी ऑफ आपके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा? कारके आपके सामने है, स्टील मिल की निष्कारी वाला केस आपके सामने है, फिर अभी टेल्थियम का एक अलग मामला हुआ। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह से चीज देख रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट के पूरे होराइजन को? बिल्कुल, ये बहुत बुनियादी सवाल है, और मैं मैं खुश हूं कि आपने सिर्फ नैब तक इसको महदूद नहीं रखा, क्योंकि इसमें हमारे जुडिशल सिस्टम का बहुत अमल दखल है। नैब तो क्वाज़ी जुडिशल एक लिहाज से है, बट जो हमारा जुडिशल सिस्टम की जो जजमेंट्स आई हैं, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट से पिछले, और अभी की बात नहीं है, 1990s में हमने ये रवायत डाली थी। वेस्टिंग हाउस के साथ एक अग्रीमेंट था, जो एक लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया। ये बहुत एक लंबी तवील इसकी एक तारीख है पाकिस्तान में, कि कोर्ट्स ने इंटरफेयर करके हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको रीओपन करने की कोशिश की, उनको कलअदम किया, और हमें बैनुल अक़वामी तौर पे रुसवाई हासिल हुई। तो मेरा ख्याल है ये एक एलिमेंट है। दूसरा पे नैब जो कर रहा है, क्योंकि नैब पकड़ धकड़ ब्यूरोक्रेट्स की भी कर रहा है, और हमारे नामवर जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, उनकी भी कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस और सियासतदानों तक महदूद नहीं है ये एक्सरसाइज। और नैब किसी के मतलब बिल्कुल बालातर और बिल्कुल ही अलग अलग एक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, किसी की रसाई नहीं है, पूछ गछ के बालातर कर रहे हैं। लेकिन तो मेरा शिरानी साहब, एक आइडियल सिचुएशन तो ये होती है ना कि नैब अपना जो काम कर रहा है वो बिल्कुल करता रहे खामोशी से, बिल्कुल एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे की तौर पर। हमारे हुकूमती वज़रा जो है वो बीच में क्यों आके बता देते हैं कि जनाब अब परसों जो है वो इतने लोगों को पकड़ने वाले हैं, उसके पीछे नैब वहां पे जाने वाला है। आप तो गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें ना, आपका काम गवर्नेंस है, इदारे जो अपना काम कर रहे हैं उनको करने दें। मेरा ख्याल है ये जो एलिमेंट है ना, ये वो हुकूमत की नाअहली का एलिमेंट जो है, या कुछ वज़रा की नाअहली का एलिमेंट है, ये इसमें बिल्कुल ये मज़ीद इसको एक प्रोसेस को एक जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, शफाफियत होनी चाहिए थी, उसको भी मडी कर रहे हैं, और फ़ज़ा जो है उसको और ख़राब करें, इन्वेस्टमेंट की जो एनवायरनमेंट है।
नाज़रीन, इस वक्त साकिब शिरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली एक हुकूमत की कारकर्दगी और चैलेंजेस क्या हैं, किस तरीके से निपटने की कोशिश की जा रही है, दुरुस्त रास्ता और इस रास्ते में मुश्किलात क्या क्या हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सीनियर मौशी तजियाकार साकिब शिरानी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। साकिब साहब, पीटीआई तहरीक की अगर बात करें, इसमें एक बड़ा हिस्सा, बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पार्टी की कामयाबी का वो सेरा जाता है समंदर पार पाकिस्तानियों पे, जिन पे खान साहब को बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं ना। ऐसा क्यों है कि तरसीलात ज़र, होम रेमिटेंस, जो पिछले साल 10% की ग्रोथ थी, इस साल महज 3% की ग्रोथ इसमें देखी गई, और पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट, उसमें भी बहुत ज्यादा हुकूमत को उम्मीद थी कि जो समंदर पर पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें भी वो रिस्पांस उनका नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है साकिब साहब? देखिए, ये रेमिटेंसेस का नंबर तो ऑब्वियसली इसमें एक महीने का नंबर है। इसको थोड़ा सा देखना है, ये ट्रेंड में ये ट्रेंड होता है या नहीं और किस तरीके से होता है। मगर इसमें लॉजिकली दो एक पहलू हैं। एक तो जो जहां से ये रेमिटेंसेस आती हैं, काफ़ी सारे जो है ग्लोबल इकोनॉमी, आपको पता है हालात स्पेशली एडवांस्ड इकोनॉमीज के थोड़े से काफ़ी रिसेशन की तरफ या स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं। एक क्लाउड ख्याल है, एक तो वो एलिमेंट है जिसको हमने अगले कुछ महीनों में देखना है, शायद इसके ऊपर असरअंदाज हो। दूसरा ये डिप्रिसिएशन की, रुपए की उसकी वजह से अब आपको जो खर्चा इधर घर का पूरा करना है, बाहर से भेजना है, तो वो डॉलर्स में आपको वही रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। कम रकम से भी जो है वो ज़्यादा रुपए आपको मिल सकते हैं इधर। तो मेरा ख्याल है ये दो चीज़ें हैं पोटेंशियली जो असरअंदाज हो सकती है रेमिटेंसेस के नंबर पे। जो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट था, वो मेरा ख्याल है उसका कसूर जो है वो हुकूमत पे या स्टेट बैंक पे, दोनों पे शायद है, क्योंकि उसमें जो तैयारी जो जिस तरीके से करनी थी हमने, वो स्पेड वर्क, ख़ास तौर पे जो जुरिस्डिक्शन का इशू है, आपको पता है हम डॉलर बेस्ड जो है बॉन्ड या सर्टिफिकेट हम ऐसे मार्केट नहीं कर सकते हैं बाहर, तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ख़ास तौर पे यूएस के हवाले से। तो वो मेरे ख्याल है कुछ हमने शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की, तो वो बैकफायर हुआ है। तो वो ज़्यादातर उस लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से मेरा ख्याल है। व्हाट अबाउट सुकूक बॉन्ड्स वगैरह, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि बहुत अच्छा वक्त है, बहुत इवन एक अपॉर्चुनिटी मिस की पीटीआई गवर्नमेंट जब आई थी, बहुत बेहतरीन वक्त था उसके लिए कि वो अगर सुकूक वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में चली जाती, कैपिटल मार्केट से लेती। बिल्कुल, इसका ऑब्वियसली तो मिनिस्ट्री फाइनेंस ही बता सकता है कि वो उसके ऊपर, बट मेरी जो इतला है उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल प्लान्ड है। यूरो बॉन्ड और सुकूक जो है ये अगले कुछ महीनों में प्लान्ड है। अच्छा, अब जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, शरह सूद बढ़ गई, बोरिंग कॉस्ट यहां पर बढ़ गई, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ गई। आपको चाहिए डॉलर, और डॉलर चाहने के लिए सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। लेकिन अब ज़ाहिर है कि रॉ मटेरियल भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर बढ़ गई। तो वो जो प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को, वो बहुत सिवियर प्रॉब्लम है। इसके ऊपर देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है। वंस अगेन इमरान, मैं बता दूं आपके व्यूअर्स को और आपको भी रिमाइंड कर दूं कि मैं मुस्तफ़ी हो गया था जनवरी में, जनवरी के आखिर में। तो मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है माशी पॉलिसी से। अब नहीं, लेकिन कम से कम वो थिंक टैंक जो लोग वहां बैठे हैं उनका जिस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मैं जानना चाह रहा था। ये मेरा ख्याल है, अगर आप मेरे से पूछें कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो मैं एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात करूंगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात करूंगा, और पॉलिसी कंसिस्टेंसी में ना सबसे पहले एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से बात करूंगा। आपने बिल्कुल सही इसका जो है तशरीह की कि जो बुनियादी मसला पाकिस्तान का है वो ये है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर
बाकी हमारे जो पेयर्स हैं उनके मुकाबले में ना सिर्फ कि छोटा है बहुत, सिर्फ 7% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 7% ऑफ जीडीपी है, मगर ये सुंगड़ भी रहा है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये 10 साल पहले, 12 साल पहले ये 11% होता था। ठीक। तो ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर बात तो हो रही है, रज़ाक दाऊद साहब टीवी पे आके कहते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ फोकस कर रहे हैं, मगर जो नजर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जब फाइनेंस बिल आता है या बजट आता है, तो जो मुराद दी गई थी एक्सपोर्ट सेक्टर को बिजली के निर्खों के हवाले से, गैस की जो इंसुलेट किया गया था एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीज से, वो कभी वापस लिया जाता है या कभी दोबारा उस, तो ये मेरा ख्याल है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी जो है ना, ये जो अनसर्टेनिटी की फजा है, इसको दूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त साकिब शिरानी साहब मौजूद रहे, सीनियर मुआशी तज्जियाकार, पिछले 1 साल की कारकर्दगी और आगे किस तरीके से मईशत को लेकर चला जा रहा है और इस बीच में क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है जो मईशत बर्दाश्त कर रही है या मईशत को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इन तमाम चीजों का हम जायजा ले रहे थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।